हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। लास्ट जो हमने 37 तक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए थे, वन ऑफ द स्टूडेंट की क्वेरी थी 29, 30 और 31, तो वो भी इलस्ट्रेशन हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 38 नंबर का इलस्ट्रेशन, 39 और 40 नंबर का इलस्ट्रेशन और 41। इसमें से मैं आपको डिटेल में दो इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाला हूं। बाकी 38 एंड 41 दोनों काफ़ी इजी है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है 38 और 41 में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करके आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरा इलस्ट्रेशन का नॉलेज, और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक लगा है, कौन सी लाइन क्या कहना चाहती है वो भी। तो ये 38 वाला इलस्ट्रेशन कुछ नहीं है, पहले आपको सिंपली एक इंफॉर्मेशन दी है प्रीवियस बजट की, देन आपको बोला है यहाँ पे ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन में कि ये वाले चेंजेस कर दो। तो आपका ब्रेक इवन क्या होगा वो आपको पूछा है, और प्रॉफिट डबल करना हो तो कैसे करेंगे, और मेंटेन रखना हो तो कौन से लेवल पे रखेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन इजी है। ऊपर आपको प्रेजेंट सिचुएशन समझ लो और नीचे दिए गए चेंज कर लो, तो आपके प्रीवियस और करंट बजट का दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन को आप ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई यूनिट, एक में 10,000 दिए है, एक में 15,000 है। लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। बीईपी कैलकुलेट करना है, देन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिटेल में डिस्कस करने जैसा है नहीं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको ये भी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करके बता दूंगा। अब डिस्कस करने वाले हैं वो है 39 नंबर का इलस्ट्रेशन। विनक लिमिटेड ऑपरेट एट 75% लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन एंड सेल टू प्रोडक्ट ए एंड बी। कोस्ट शीट ऑफ 10 प्रोडक्ट आर एज अंडर। आपको 75% लेवल पे दिया गया है। यूनिट सोल्ड कितने की है? 600, 400। मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 40% इज फिक्स्ड। अगर 5 रुपये है और 40% फिक्स है तो 2 रुपये फिक्स है और 3 रुपये क्या है? वेरिएबल है। सेम वे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 60% फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट 19 एंड 16, और सेलिंग प्राइस क्या है? 23 एंड 19। ये एट 75% कैपेसिटी पे हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब नीचे दो हमें प्रपोजल मिले हैं, उन दोनों प्रपोजल को इवेल्यूएट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर विच इज लिमिटिंग फैक्टर। मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है, द मशीन आवर रेट इज 2 पर आवर। इट मीन्स क्या होगा? 1 घंटे अगर मशीन चलेगा तो 2 रुपये हमारा खर्चा आता है। तो हमें अगर बोल दे कि खर्चा आया है 5 रुपये, तो 5 रुपये खर्चा आया, इट मीन्स मशीन कितने घंटे चला होगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 रुपीज़ कर दूँ, तो देखो मैंने हाईलाइट किया है 5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ को। इट मीन्स अगर 5 रुपये खर्चा हुआ है और 1 घंटे का 2 रुपये होता है, तो 5 डिवाइड बाई 2 करूँ तो 2.5 आवर अगर मशीन चला तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आता है? 5 रुपये आता है। और सेम वे प्रोडक्ट बी को बनाने में 3 रुपये खर्चा हुआ है और 1 घंटे का पे कर रहे हैं 2 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ कैसे होगा? 3 डिवाइड बाई 2 करो तो आपको आंसर मिलेगा 1.5। इट मीन्स 1.5 घंटे हमारी मशीन चली तो 3 रुपये का हमारा क्या आया? फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो ये हमने आवर्स क्यों फाइंड आउट किए हैं? ये हमने पर आवर का फाइंड आउट किया है कि 1.5 घंटे मशीन चलेगा और 2.5 घंटे मशीन चलेगा तो हमारी एक यूनिट बनती है। एक यूनिट बनाने के पीछे कितना टाइम लगता है? प्रोडक्ट ए अगर बनाना हो तो 2.5 आवर एंड प्रोडक्ट बी बनाना हो तो 1.5 आवर्स। इट मीन्स 1.5 घंटा और 2.5 घंटा। Now next line, the company received an offer from Canada for the purchase of product A। प्रोडक्ट ए का एक ऑफर मिली है एट अ प्राइस 17.5 पर यूनिट क्या मिली है? प्राइस मिली है कि हम अगर कनाडा से परचेस करते हैं प्रोडक्ट ए को तो 17.50 रुपये में पड़ेगी। अल्टरनेटिव, द कंपनी हैज़ अनदर ऑफर, एक और ऑफर मिली है मिडिल ईस्ट
फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट बी को हम अगर मिडल ईस्ट में से परचेज करते हैं तो 15.50 पर यूनिट में मिलेगा। तो हम दो प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जिसकी सेलिंग प्राइस है 23 और 19, और हमें परचेज करने की ऊपर बता दूं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। प्रोडक्ट ए की 19 एंड बी की आ रही है 16। और अगर यही प्रोडक्ट ए हम आउटसाइड मीन्स कनाडा से परचेज करते हैं तो हमें कितने में मिलेगी, 17.50 रुपीज़ में। और अगर प्रोडक्ट बी हम मिडल ईस्ट में से परचेज करते हैं तो हमें 15.50 पर यूनिट में मिलेगी, जिसकी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 16 रुपये। तो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं क्या डिसीजन देंगे हम, कौन सी प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इन बोथ द केस द स्पेशल पैकिंग चार्जेस ऑफ 50 पैसा पर यूनिट हैज़ बीन बोर्न बाय द कंपनी, अगर इन दोनों में से ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, इट मीन्स मिडल ईस्ट और कनाडा से परचेज करते हैं तो 50 पैसा पैकिंग का एक्सपेंस हमें एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, द कंपनी can accept either two export order and either cash company can supply quantity as may be possible to producing utilizing the balance of 25% of capacity। कंपनी को कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, और ए या बी मिडल ईस्ट वाला, कनाडा वाला, या उसको एक्स्ट्रा अपनी 25% कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहिए। दो चीज़ें पूछी है यहाँ पे, स्टेटमेंट शोविंग इकोनॉमिक ऑफ टू एक्सपोर्ट प्रपोजल, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन पूछा है और कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड पूछा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो पहले हम देख लेते हैं दोनों ऑर्डर के बारे में। एक है प्रोडक्ट ए के लिए है कनाडा, प्रोडक्ट बी के लिए है मिडल ईस्ट। दोनों में सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, 17.50 और 15.50। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल था 2 रुपये, डायरेक्ट लेबर था 4 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर लिखा था 40% फिक्स था, इट मीन्स 3 रुपीज़ वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 लिखा। सेम वे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60% फिक्स था, तो 40% क्या हो जाएगा, वेरिएबल। सेम वे बी का भी कैलकुलेट करेंगे हम, और हमें क्या मिलेगा, पैकिंग चार्जेस। अगर दोनों ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो 0.5 क्या आएगा, पैकिंग चार्जेस। तो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 4.80 और 3.20। और कंट्रीब्यूशन पर आवर जानना हो हमें तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ए को बनाने के पीछे कितना टाइम लगता था, 2.5 आवर्स। तो 4.8 डिवाइड बाई 2.5 करो तो 1.92 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन मिलेगा प्रोडक्ट ए का। और देन बी का कितना टाइम लगता था, 1.5 मीन्स एक यूनिट बनाने के पीछे 1.5 घंटा लगता था। तो 3.2 डिवाइड बाई 1.5 तो मिलेगा आपको 2.13। अब नाउ यहाँ पे कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा है उसको। द ऑर्डर फ्रॉम मिडल ईस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इज टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज़ मोर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किस में है, मिडल ईस्ट वाले में, तो उसमें हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें मशीन आवर हमारी 75% कैपेसिटी पे चल रहा है, जिसमें अगर हम 600 यूनिट बनाते हैं तो 2.5 आवर्स लगती है। इट मीन्स एक यूनिट बनाने के पीछे 2.5 घंटा लगेगा। तो 600 इंटू 2.5 प्लस 400 यूनिट बनाने हैं किसके, प्रोडक्ट बी के, तो 1.5 इट मीन्स 1.5 घंटा लगेगा। तो 2100 आवर्स आप हमारी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है इन यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन हमारी 100% कैपेसिटी कितनी है, ये 2100 आवर कितनी पे है, 75% कैपेसिटी पे है। लेकिन 100% पे जानना हो तो क्या करेंगे, हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 75 पे 2100 आवर्स है तो 100% पे कितना होगा, तो 2100 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। तो टोटल कैपेसिटी कंपनी की है 2800 आवर्स की, लेकिन यूटिलाइज कितनी कर रहे हैं, 2100। नाउ आवर्स बैलेंस कितना बचेगा, 700 आवर्स नाउ रिमेनिंग बचती है। तो हम प्रोडक्ट बी का क्या कर रहे हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हम कितने यूनिट बना पाएंगे उसके,
तो प्रोडक्ट बी को बनाने में कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा। तो 700 आवर्स एक्स्ट्रा है तो डिवाइड बाई 1.5 करो, तो जो ऑर्डर रिसीव होगा उसके 467 यूनिट हम बना पाएंगे। नाउ सेकंड आंसर हमें मांगा था कि ओवरऑल प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखो, पहले नंबर ऑफ यूनिट हम प्रोडक्ट ए के 600 जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था, प्रोडक्ट बी के होम मार्केट मीन्स इंडिया में 400 और एक्सपोर्ट कितना करेंगे 467, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम यूटिलाइज करके कितना बना पाएंगे 467 यूनिट। नाउ कंट्रीब्यूशन कितना था पर यूनिट, तो हमने ऊपर देखे तो देखो क्वेश्चन में आ जाओ, सेलिंग प्राइस कितनी है 23 रुपीज़ है, ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल लेबर 24, देन फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपीज़, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 8 रुपये में से 60% फिक्स है, तो 4.8 इज अ फिक्स, 3.2 वेरिएबल, तो ये माइनस कर दे अगर 23 में से। और सेम वे बी के लिए तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, तो देखो 23 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 12.2, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 10.80 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6480। सेम वे होम मार्केट में सेलिंग प्राइस है 19 और 11.8 इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हमारा क्या होने वाला है, इंडिया में ही सेल कर रहे हैं तो सेम रहेगा, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था, ऊपर अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 3.20 रुपीज़ हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 10,854.4। नाउ लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट 2 + 4.8, ये कैसे आया, कहाँ से आया 2.4.8, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड 40% फिक्स है, 5 रुपये का 40% करो कितना होगा 2 रुपये, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 60% फिक्स है, तो 8 रुपये का 60% करो, 8 इंटू 60% 4.8 होता है, तो 4.8 रुपीज़ सेलिंग के और फैक्ट्री के कितने 2 रुपये, तो 2 + 4.8, 2 + 4.8 कितना होगा 6.8 इज अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, इंटू कर देंगे 600 यूनिट, तो 4080। सेम वे बाजू में कर देंगे होम मार्केट में, जिसमें फैक्ट्री का आता है 1.2 एंड सेलिंग का आता है 3 रुपीज़, टोटल कर देंगे 4.2। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट ए और बी इंडिया के होम मार्केट में सेल करके हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिलता है और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाती है इसलिए। तो नाउ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कितना मिलेगा 5094.4 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ओके, ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 39, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये प्रोडक्ट ए का ऑर्डर था हमें कनाडा का और मिडल ईस्ट का था बी के लिए, तो हमने प्रोडक्ट बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है और उसको एक्सपोर्ट किया है, ना कि प्रोडक्ट ए को, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी थी हमारे पास 25%, वो आइदर हम प्रोडक्ट ए का ऑर्डर के लिए लगा सकते थे, आइदर प्रोडक्ट बी का ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते थे, दोनों ऑर्डर एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाला और जिसका ज़्यादा था उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। ओके, तो मिडल ईस्ट को हम एक्सपोर्ट कर दिया है क्योंकि कंट्रीब्यूशन वहाँ से ज़्यादा मिलता है एक्स्ट्रा 25% कैपेसिटी यूटिलाइज करके। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 39, इन डिटेल डिस्कस कर दिया मैंने। अब जो 40 वाला डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन काफ़ी मस्त एग्जाम्पल है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप ध्यान देना पूरे इलस्ट्रेशन में, आपको फटाफट समझ आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 नए पॉइंट है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, पहले डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है, देन हम इलस्ट्रेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड तो पता ही है, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिलता है प्रॉफिट। इट मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि
फिक्स्ड कॉस्ट इज इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इरिलेवेंट है, डिसीजन लेना हो तो। क्यों हो? उसको मैंने आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाया था इन मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये स्टेटमेंट हम बनाते थे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलता था और लेस कर देते फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिलता था प्रॉफिट। ये था एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर किया जाता है। लेकिन इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर किया जाता है। तो उसका स्टेटमेंट उल्टा बन जाएगा। इट मीन्स पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा। आइदर सेल्स दिया है तो टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पूरा चेंज हो जाएगा, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को रिकवर किया जाता है और उसका प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है और उसका स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया है वो आपको डिटेल में समझाता हूँ। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर कंपनी हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख यूनिट पर ईयर। एक साल में 2 लाख यूनिट की कैपेसिटी है। नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइज इन रोकॉन एट 90%। 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है अभी। इट मीन्स 2 लाख का 90% करो 1,80,000 यूनिट। अभी हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहे हैं 1,80,000। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर 11 पर यूनिट। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी आती है? 11 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट आर 3,60,000। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 3,60,000 पूरे साल की। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर 3 रुपीज़ पर यूनिट एंड फिक्स्ड कितना है? 2,70,000। अब एक बात यहाँ पे जान लो, सेलिंग एक्सपेंस है वो सेलिंग यूनिट पे ही लगते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट पे लगती है। क्या होता है आगे मैं डिटेल में बताता हूँ, अभी नहीं। द सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपये है। इन द ईयर जस्ट एंडिंग 30 जून 2012 द प्रोडक्शन वॉज 1,60,000। कैपेसिटी कितनी थी? 1,80,000 की एज पर 90%। लेकिन प्रोडक्शन कितना किया? 1,60,000 यूनिट का। सेल कितने हुए? 1,50,000। तो 10,000 इज अवर स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन 36/2012 वॉज 20,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 20,000 यूनिट का। द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वॉज 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। इट मीन्स एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी हो गई? हमारी स्टैंडर्ड जितना हमने सेट किया था उसका एस्टिमेशन से ज़्यादा हो गई है, 35,000। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से। तो एब्सॉर्प्शन से पहले हमने हेडिंग दे दिया, मॉड्यूल में देखो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट को रिकवर किया जाता है। पहले देखो हमें दिया है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 11 रुपीज़ पर यूनिट और यूनिट प्रोड्यूस कितने किए हैं? 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 11 कर देते हैं तो आएगा 17,60,000 रुपये। लेकिन अब हुआ क्या है? ये होनी चाहिए कितनी? 17,60,000, लेकिन ये 35,000 हायर हो गई है। तो 35,000 जो वेरिएंस आया है प्लस कर दे अगर, तो 17,95,000 एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। एक्चुअल कितना है? 17,95,000 और स्टैंडर्ड कितना सेट किया था हमने? 17,60,000। तो जो 35,000 का वेरिएंस आया वो हमने ऐड कर दिया है। अब वेरिएंस क्या होता है वो हम जब वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे तब ये आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी जान लो कि एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 17,95,000, 95,000। सॉरी, एक मैंने इंग्लिश में बोला एक हिंदी में। तो एज इट इज़ मान लो कितना है? 17,85,000। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी?
तो आपको यहाँ पे दिया है 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ कहाँ से आया? फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पे कितनी दी है? 3,60,000 है, लेकिन 3,60,000 कितने यूनिट की है? 3,60,000 है 90% कैपेसिटी पे। तो टोटल यूनिट कैपेसिटी कितनी है? 1,80,000 की थी। 90% करे 2 लाख इज 100% कैपेसिटी, 90% कर दो तो 1,80,000। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको 1,80,000 यूनिट की दी है। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 1,80,000 करो तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 2 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 2 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने पर यूनिट क्यों निकाला? अगर हम प्रोडक्शन 90% करते, इट मीन्स 1,80,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे होते तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली 3,60,000 हम लिख देते। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया है 1,60,000 का, तो हम पहले फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे? पर यूनिट निकालेंगे, देन हमने जितना प्रोडक्शन किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे तो 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर्ड कितना हो गई? इट मीन्स हमने प्रोडक्शन किया है तो 2 रुपये के हिसाब से 3,20,000 फिक्स्ड कॉस्ट अभी क्या हो गई है? रिकवर्ड हो गई है। लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 3,60,000। उसमें से अभी हमने 1,60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करके 3,20,000 फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करी है, अभी 40,000 रिकवर करना बाकी है। मैंने आपको बताया था वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को रिकवर किया जाता है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 21,15,000। एंड जो अंडर रिकवर हुई है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? रिकवर करना था 360 लेकिन हुई 320, तो अंडर रिकवरी हो गई, तो 40,000 रिमेनिंग रिकवर करना होगा, तो उसको प्लस कर देते हैं। तो हमारा आंसर अभी क्या आ जाएगा? 21,55,000 इज आवर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन की कॉस्ट हो जाएगी। नाउ इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको पता है ऑलरेडी कॉस्ट पे लिखा जाता है, तो हम पहले क्लोजिंग स्टॉक बता देते हैं। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दिया था 20,000 यूनिट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और प्रोडक्शन कितना किया है पूरे साल में? 1,60,000। और अभी प्रोडक्शन कॉस्ट हमें मिल गई 21,50,000। तो पहले पर यूनिट जानेंगे और देन मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। तो 21,55,000 कॉस्ट है 1,60,000 यूनिट प्रोडक्शन करने की। तो 21,55,000 डिवाइड बाई 1,60,000, तो पर यूनिट हमें कॉस्ट मिलेगी, इनटू कर देंगे 20,000 यूनिट से, तो हमें मिलेगा 2,69,375। ओके। नाउ ओपनिंग स्टॉक 10,000 कहाँ से आया उसको हम देखते हैं वर्किंग नोट से। मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले मान लो ये पहले 10,160, वो ध्यान में मत लेना, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है मैंने 10, 3, 13, 4 एंड 9। वो एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, तो आपको ये कहाँ से आया 10,000 वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मान लो आप कालूपुर रेलवे स्टेशन पे पेन बेच रहे हो, और सुबह जब आप पेन बेचना शुरू किया तब आपकी जेब में 3 पेन थी। कितनी थी? 10। तो 3 पेन 3 उसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग में कितनी थी सुबह जब आप कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे बेचने के लिए? तो 3 थी। तो आपको लगा 3 पेन नहीं, मुझे तो और पेन चाहिए, क्योंकि उसको बेचना है आपको। 3 बेचोगे तो 3 मिनट में या तो थोड़े टाइम में बिक जाएगी। तो प्लस हमने क्या किया? परचेज कर ली और नई 10 पेन। तो 3 ऑलरेडी पहले से थी, 10 हमने नहीं न्यू खरीदी, तो टोटल कितनी हो गई? 13 पेन। तो हम पूरे दिन ये पेन क्या करेंगे? सेल करेंगे। मान लो हमारा फ्रेंड कोई ऐसे बेच रहा था उसको, और उसके पास पहले 3 थी, जब सुबह मिला 10 उसने नहीं खरीदी। लेकिन जब शाम को वो घर जा रहा था तब हमने पूछा कि भाई कितनी पेन बची है तेरे पास? तो उसने बोला कि अब मेरे पास है 4 पेन। तो आप लॉजिकली सोचो, 3 उसके पास थी, 10 उसने नहीं न्यू परचेज की, टोटल कितनी हो गई? 13। उसमें से उसके पास घर जा रहा है तब उसके पास 4 पेन है। तो इसका सिंपल लॉजिक बनता है कि 9 पेन उसने क्या कर दी है? सेल आउट कर दी है। पब्लिक को क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। तो 4 पेन क्या है? उसके पास क्लोजिंग है। तो वो नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस करेगा। सेम वे हमारे क्वेश्चन में हमें इसमें से 3 इंफॉर्मेशन दी गई है।
क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, सेल दे दिया है और प्रोडक्शन दे दिया है, या तो परचेस कहो इसे, तो हमें ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें बोला 20,000 इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। और बाकी की दो डिटेल देखो, प्रोडक्शन वॉज 160 एंड सेल वॉज 150, तो यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ 1,50,000, प्रोडक्शन लिख दिया 160। नाउ मुझे ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो मैं उल्टा जानता हूँ, तो क्या होगा 1,50,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 170, और ऊपर 160 माइनस कर दूँ तो 10,000 क्या होगा ओपनिंग में होगा, प्लस हमने कुछ प्रोडक्शन किया 160 यूनिट का, टोटल कितना हो गया 1,70,000, उसमें से 20 का क्लोजिंग स्टॉक बचा तो 150 क्या हो गया सेल यूनिट हो गया। तो 10,000 कैसे आए तो आपको लॉजिकली समझ आ गया होगा, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम, कौन सी प्राइस से करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से क्यों, 11 रुपीज़ आप ऊपर देखो वेरिएबल कॉस्ट है और 2 रुपीज़ आपकी क्या थी फिक्स्ड कॉस्ट थी, दोनों का टोटल करो कितना होगा 13, तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 इंटू 13 तो 1,30,000। नाउ टोटल कर दो, प्लस इसमें से ये हमने पूरा प्रोडक्शन की बात कर ली और प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड हो गए, लेकिन सेलिंग से रिलेटेड हमें दिया था वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 3 रुपीज़ पर यूनिट थी। तो सेलिंग एक्सपेंस ओनली सेल यूनिट पे ही लगता है, अगर यूनिट सेल होगा तो सेलिंग एक्सपेंस होगी। तो वेरिएबल कितना था, सेल यूनिट कितने थे 1,50,000 इंटू 3 कर देते हैं, 3 रुपीज़ पर यूनिट 4,50,000, एंड फिक्स्ड कितना दिया है 2,70,000, तो कितना होगा 7,20,000 इज सेलिंग एक्सपेंस। ना ऊपर का टोटल और इसको जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 27,35,625, प्लस कर देंगे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे दिया नहीं है, हमें मिलेगा क्या सेल, सेल के यूनिट बोले हैं और उसकी सेलिंग प्राइस दी है 1,50,000 यूनिट हमने सेल की है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दो 30 लाख रुपीज़ आंसर आएगा। ऊपर टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो डिफरेंस बचेगा 2,64,375 इज आवर प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ओके, ये था पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर पूछा जाता है तो इसी सीक्वेंस में आपको कैलकुलेट करना है और यही स्टेटमेंट फॉलो करना है। नाउ मार्जिनल स्टेटमेंट आपको आता है ऑलरेडी, शुरू कहाँ से होता है, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन का एंड होता है मार्जिनल वहीं से शुरू होता है। ये वो डायलॉग नहीं है अमिताभ बच्चन का, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, यहाँ पे उल्टा है, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन एंड होता है वहाँ से मार्जिनल शुरू होता है। जोक सपाट, चलो अपना ध्यान देते हैं पढ़ने में। ये स्टार्ट होगा सेल्स से, सेल्स हमने अभी जस्ट लिखा 30 लाख, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट थी कितनी 17,60,000 एंड 35,000, कहाँ से आया ऊपर दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में जस्ट अभी मैंने पहले ही लिखा था प्रोडक्शन एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 17,95,000 प्रोडक्शन की कॉस्ट थी, तो यहाँ पे हमने लिख दी 17,97,000 प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को बाद में लेस किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी नहीं लेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, देन फिक्स्ड कॉस्ट लेस किया जाएगा। देखो लेस किया है 364 प्रोडक्शन और 274 सेलिंग के लिए, तो टोटल 6,30,000 और प्रॉफिट मिला है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया, वो प्लस होता है, प्लस 10,000 इंटू 11 कर देंगे। 11 क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1,10,000, देन लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की, फिक्स्ड कॉस्ट बाद में होती है, वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर किया जाता है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट पहले ऐड हो गई थी, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट थी। और यहाँ पे भी
17,95,000, इट मीन 17,95,000 डिवाइड बाई 1,60,000 यूनिट, तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी, इनटू कर देंगे 20,000 तो हमें मिलेगा 2,24,375। ये डिफरेंट क्यों आया क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका एक रीज़न है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे नहीं लिया है इसलिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कौन सी कॉस्ट रिकवर करता है, वेरिएबल, फिक्स्ड को नहीं करता है, और एब्जॉर्प्शन दोनों को करता है। तो हमें एंड देन सेलिंग एक्सपेंस था 1,50,000 यूनिट पे 3 रुपीज़ थी, तो टोटल कॉस्ट इट मीन्स कितनी हो गई, 21,30,625 इज अवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेस कर देते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 8,69,375। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, दो दिए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, 6,30,000 टोटल होगा, और प्रॉफिट हमें मिलेगा 2,39,375। ऊपर कितना, एज पर द एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मिला 264 का प्रॉफिट, और एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग में मिला 2,39,000 का प्रॉफिट। और उसके बारे में थर्ड पॉइंट हमें सेकंड पूछा था कि डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो एज पर एब्सॉर्प्शन और एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो भी डिफरेंस आया है वो हमने यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट करना था इस तरह से। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 40 हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और 41 इलस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, बीईपी और पीवी रेशियो वगैरह छोटी सी चीज़ें फाइंड आउट करने को बोला है, वो आगे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।